हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML के बारे में, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग HTML को पूरा कवर अप करेंगे। एक ही वीडियो में सारे HTML के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ में आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके दिखाते रहेंगे ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और HTML के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि HTML हमारा होता क्या है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML हमारा क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके वेब पेजेस को क्रिएट किया जाता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। HTML का इस्तेमाल होता है वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं कि मान लीजिए आपके दोस्त का बर्थडे है, ठीक है, आप कोई गिफ्ट लेके आए हैं, उसको आपको गिफ्ट करना है दोस्त को। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप अगर परफ्यूम लाए तो परफ्यूम का बोतल उठा के दोस्त को दे देंगे, नहीं ना। आप क्या करेंगे कि परफ्यूम के बोतल को एक डब्बे में रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अच्छे से पन्नी से रैप करेंगे और फिर दोस्त को देंगे। तो जो डब्बा है ना, उसी डब्बे को हम क्या बोलते हैं? HTML बोलते हैं। मतलब वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या चीज से बनता है? HTML से बनता है। और इसकी स्टाइलिंग जो होती है उसको क्या चीज से होती है? CSS से होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए हमारा यूज किया जाता है HTML, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। आगे चलते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। उसी एलिमेंट्स का यूज करके वेब पेजेस को क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, है ना। HTML बताता है कि ब्राउजर को कि आपको कैसे कंटेंट को क्या करना है? डिस्प्ले करना है। वो कौन बताता है? वेबसाइट वेब ब्राउजर्स को HTML ही बताता है। आगे चलते हैं, हम लोग एक सिंपल डॉक्यूमेंट देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें और कौन सी चीज की क्या फंक्शनलिटी है। सबसे पहले यहाँ डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, उसके बाद HTML है, फिर हेड है, फिर हमारा टाइटल है, हेड क्लोज है, फिर हमारा बॉडी है, फिर कुछ यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखे हैं और फिर बॉडी को क्लोज करके HTML को क्लोज किया है। ये जो हमारा डॉक टाइप है वो हमारा डिक्लेरेशन है। आपको आगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। HTML हमारा क्या है? ये हमारा रूट एलिमेंट कहलाता है। टाइटल हमारा पेज का जो टाइटल होगा वो कहलाता है। बॉडी हमारा क्या है? जो डिफाइंस करते हैं, बॉडी के अंदर ही सारे एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है जो कि हमारा वेबसाइट पे प्रिंट होगा। ये मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखा है। एक H1 टैग लिया जिसमें मैंने लिखा है हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, और पैराग्राफ लिखा है जिसमें मैंने लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ। ये आउटपुट है, इस तरह से इसका आउटपुट दिखेगा। आपको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एलिमेंट क्या होता है। An element is defined by a starting tag, some contents and end tag। जो एलिमेंट्स होता है उसको डिफाइन किया जाता है कि स्टार्टिंग टैग से, और उस स्टार्टिंग टैग के बीच में कुछ कंटेंट होगा, फिर हमारा क्या होगा? एंड टैग होगा। जो स्टार्टिंग टैग होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट टैग होगा उसको क्या बोलते हैं? एंडिंग टैग को क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ये हमारा ओपनिंग टैग, ये कुछ कंटेंट, और ये हमारा क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमारा डॉक टाइप क्या होता है? Doc type defines that this document is an HTML5 document। बेसिकली डॉक टाइप क्या करता है? ये HTML के वर्जन को डिफाइन करता है कि कौन से वर्जन का HTML आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारा HTML, ये हमारा रूट एलिमेंट होता है। किसी भी HTML का डॉक्यूमेंट का जो रूट एलिमेंट होगा, जहां से HTML लिखना स्टार्ट होगा, वो हमारा कहां से स्टार्ट होगा? HTML से होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट एलिमेंट बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमारा हेड कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पे। जो मेटा इंफॉर्मेशन होगा उसको रखने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है हमारा हेड टैग, जिसके अंदर आपका लिंक आएगा, जिसके अंदर आपका टाइटल आएगा। ये सारा चीज हमारा किस में आएगा? हेड के अंदर आएगा। टाइटल, स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द HTML पेज। जो आपका HTML पेज है उसके टाइटल को डिफाइन करने के लिए जो यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है? टाइटल टैग होता है। ठीक है, बॉडी में चलते हैं। इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। जो भी जितने भी विजिबल कंटेंट है उसके कंटेनर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। मतलब जो भी चीज वेबसाइट पे आपके प्रिंट होगा, है ना, जो दिखेगा आपको, वो सारा कहां लिखा जाएगा? बॉडी के अंदर लिखा जाएगा।
तो मेन हमारा बॉडी टैग होता है जो हमारे वेबसाइट के कंटेंट को दिखाता है हमारे वेब ब्राउजर पे। उसके अंदर मैंने एक H1 और एक P टैग यूज किया था। H1 बेसिकली हमारा हेडिंग टैग होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें टोटल 6 हेडिंग होता है H1 से लेके H6 तक। और P हमारा क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है जो हम पैराग्राफ राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू सेव एन HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद है हमारा एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर। इसको हम आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि आप HTML डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे और उसको ब्राउजर पे कैसे रन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंपली यहाँ मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको PDF नोट्स में एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल यहाँ मैंने राइट कर लिया है। अब मैं इसको आपको सबसे पहले सेव करके दिखाता हूँ और फिर आपको रन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं, मान लीजिए डेमो। ठीक है, डेमो के बाद हम इस पे आगे इसको .html लिखना पड़ेगा, तभी ये समझेगा कि ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। .html लिख के इसको क्या करेंगे, सिंपली सेव कर देंगे। अब हम सिंपली उस फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो आप देखिए यहाँ HTML डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ना। यही हमारा क्या है, HTML डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था आप देख सकते हैं, कंटेंट में हमने क्या लिखा था, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। वही चीजें आपको यहां दिख रही है, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं HTML बेसिक टैग्स के बारे में। कुछ बेसिक टैग्स देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है। तो सबसे पहला हमारा HTML हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? HTML heading are the titles और subtitles that you want to display on a web page। ये क्या है, आपका हेडिंग है जिसके थ्रू आप टाइटल डाल सकते हैं, सब टाइटल डाल सकते हैं अपने वेबसाइट पे। HTML heading are defined with the H1 to H, यहाँ पे H6 होगा, H6 टैग है ना। H1 टैग जो होता है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है और H6 जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली अगर हमें अपने वेबसाइट पे टाइटल या फिर सब टाइटल, मतलब अगर हेडिंग डालना होगा तो उसके लिए हम हेडिंग टैब का इस्तेमाल करेंगे। H1 हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होगा और H6 हमारा सबसे छोटा हेडिंग होगा, ऐसे ही आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML का ये बना लिया, डॉक टाइप ले लिया है। ये डॉक टाइप मतलब होता है कि HTML के वर्जन को बताता है। ये रूट एलिमेंट है, बॉडी में बहुत सारी चीजें आती है जो कि आपको बॉडी में प्रिंट होता है। ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक H1 लिया, उसमें हेडिंग फर्स्ट लिखा, H2 में हेडिंग सेकेंड, H3 में हेडिंग थर्ड, H4 में हेडिंग 4 और H5 में हेडिंग 5 और H6 में हेडिंग 6 लिखा। अब जब इसको सेव करके रन करेंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा, मतलब H1 सबसे बड़ा होगा, H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा होगा। तो ये आपका आउटपुट आएगा। फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग टैग का एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लिखेंगे आपको H1, इंटर मारेंगे, हेडिंग आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी करके रख लेते हैं ताकि हमको आगे आसानी हो। राइट, तो Ctrl+C कर लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं H2, ये हेडिंग 2 हो जाएगा हमारा। इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं 2। राइट, इसी तरह से हम H6 तक लिख लेंगे। राइट, H3 लिखा, फिर इसमें हम कर देते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं हम लोग 3, सॉरी इसमें फिर से कर देते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं 4, लिख देते हैं H5, इसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं H5। ये हेडिंग 5th हो गया हमारा। एक लास्ट हेडिंग बचता है हमारा H6। राइट, तो हम H6 भी यहाँ लिख देते हैं और इसको कर देते हैं H6। अब हम इसको करेंगे सिंपली फाइल में क्लिक करके, आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं या Ctrl+S दाब के भी आप सेव कर सकते हैं। या हम गो लाइव पे जाएंगे और आपको आउटपुट दिखाएंगे कि आउटपुट हमारा कैसा आता है। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ सेव है न्यू, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से भी हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। राइट, ये हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडिंग 1 सबसे बड़ा आ रहा है
हेडिंग 2 उससे छोटा आ रहा है, हेडिंग 3 उससे छोटा आ रहा है और हेडिंग 4 हमारा उससे छोटा आ रहा है और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, हेडिंग 6 है। तो ये होते हैं हमारे हेडिंग टैब। उसके बाद अगला हमारे पास है HTML पैराग्राफ। बेसिकली HTML पैराग्राफ P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। P जो हमारा है इससे डिफाइन किया जाता है पैराग्राफ को। होता है क्या है, अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, अ ब्राउजर ऑटोमेटिकली एडेड सम वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। ये हमेशा क्या होता है, स्टार्ट होता है एक न्यू लाइन से। पैराग्राफ P टैग का यूज होता है। बेसिकली पैराग्राफ अगर आपको लिखना है तो उसके लिए P टैग का इस्तेमाल किया जाता है। P टैग जब भी आप लिखिएगा तो ये क्या करता है, सबसे पहले एक नए लाइन से स्टार्ट करता है और हर एक पैराग्राफ के बाद कुछ वाइट स्पेस पहले भी और बाद में भी छोड़ देता है। और प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे ये मैंने 2 पैराग्राफ लिखा है और ये इसका आउटपुट आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2। अब हम दिखाते हैं आपको कि पैराग्राफ टैग हमारा कैसा होता है। सिंपली हम यहाँ P लिखेंगे और इंटर मानेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का क्या है, फीचर है। यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज माई पैराग्राफ। सिंपली हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आउटपुट कैसे आता है। कंट्रोल S करके इसको सेव करेंगे। ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया, हमने जो पैराग्राफ बनाया था, राइट। अगला देख लें हम लोग HTML फॉर्मेटिंग टैग। कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे बी यूज होता है बोल्ड। अगर टेक्स्ट को आपको बोल्ड लेना है तो बी का इस्तेमाल होगा। स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, बेसिकली ये भी हमारा बोल्ड की ही तरह होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आई है इटैलिक टेक्स्ट। अगर इटैलिक फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आई लेंगे हम लोग। EM होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट। एम्फेसाइज टेक्स्ट की तरह लेना है तो हमें EM यूज करेंगे। अभी प्रैक्टिकली करके मैं सबको दिखाऊंगा अभी। मार्क हमारा मार्क टेक्स्ट। अगर मार्क टेक्स्ट वाला हमको लेना है तो हम फॉर्मेटिंग टैग तो ये यूज कर सकते हैं। स्मॉल में वो टेक्स्ट सबसे स्मॉल लिखाएगा। डिलीट में वो डिलीटेड टेक्स्ट टाइप का दिखाएगा। इंसर्ट में वो इंसर्ट टेक्स्ट टाइप का दिखाएगा। और सब और सुपर में आपको डिफरेंस क्या है, सब मतलब आपको ऊपर दिखाएगा और सुपर मतलब नीचे दिखाएगा, है ना। स्क्वायर होता है ना वो, और रूट, वो दोनों अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग। अब हम आपको बताते हैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग के एग्जाम्पल। इंटर लेंगे। सबसे पहले हम आपको बोल्ड दिखाते हैं कि बोल्ड कैसा होता है। बोल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज बोल्ड, दिस इज बोल्ड, राइट। इसको सेव करेंगे और यहाँ जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो अगला जो पैराग्राफ आएगा आपके पास वो आपको बोल्ड फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारा, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारा एक है कि हम अंडरलाइन कैसे करेंगे। तो अंडरलाइन के लिए सिंपली यू लिखेंगे, उसके अंदर हम एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे, उसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं दिस इज अंडरलाइन। इसको हम करेंगे सेव, ब्राउज़र पे जाके करेंगे रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं ये हमारा अंडरलाइन हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एक और देख लेते हैं, स्मॉल टैग देख लेते हैं, डिलीट भी देख लेते हैं। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि हम स्मॉल टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट। स्मॉल आया, स्मॉल पे क्लिक किए, इसके अंदर एक हम पैराग्राफ लिख लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज स्मॉल, राइट, और करते हैं सेव। यहाँ जाके हम इसको करेंगे आपको रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट अभी बना है जिसमें हम स्मॉल लगाए हैं वो हमारा सबसे छोटा पैराग्राफ आ रहा है। बाकी से आप कंपेयर कीजिएगा, इससे आप कंपेयर कीजिए तो ये आपको छोटा दिखेगा। इसी तरह से एक हमारा है डिलीट भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट, सिंपली इंटर मारेंगे, इसके अंदर हम लिख लेंगे पैराग्राफ, इसमें हम लिख लेंगे दिस इज डिलीट, राइट, और करेंगे इसको हम सेव। ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं ये डिलीटेड टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद एक HTML कमेंट्स। HTML में कमेंट्स कैसे होता है, कमेंट्स आर यूज्ड टू हाइड कंटेंट। HTML कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। जो HTML का जो कमेंट है वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होता है। बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट नहीं करना ब्राउजर में तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ये है हमारा HTML कमेंट। उसके बाद आता है HTML BR टैग। बेसिकली BR टैग क्या होता है, BR टैग का ये टैग होता है, ऐसे BR टैग लिखते हैं हम लोग। BR टैग बेसिकली अगर आपको 2 पैराग्राफ है उसको बीच में अगर लाइन ब्रेक करना है
जहां से लिखा रहा है वो ब्रेक करके दूसरे लाइन में लिखना है तो हम बी आर टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, एक ये पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है। जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें मैंने बीच में यहाँ क्या यूज किया है, बी आर टैग का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले बार में इस्तेमाल नहीं किया। तो पहले वाले का अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये सीधा हाई माय नेम इज डैनी ये प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे वाले का देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, हाई माय नेम उसके बाद बी आर टैग है, तो वो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जा रहा है और इस दानियाल को, ये जो हमारा पार्ट है इसको कहाँ भेज दे रहा है, नीचे भेज दे रहा है ना, देख रहे हैं आप। तो ये काम है हमारा बी आर टैग का। बी आर टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, इट इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स दैट हैज नो एंड टैग। ये एम्प्टी टैग है जिसका काम होता है लाइन को ब्रेक करना। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कमेंट कैसे करते हैं HTML में, ठीक है। सिंपली मान लीजिए ये जो हमारा H3 है इसको हम कमेंट करना चाहते हैं जो हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। सिंपली हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और जहाँ तक हमको ख़त्म करना है कमेंट वहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं और इसको हम सेव करेंगे। ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करके दिखाएंगे। मैंने हेडिंग 3 को क्या किया है, कमेंट किया है, तो हेडिंग 3 यहाँ से हट जाना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए हेडिंग 3 क्या हो गया, यहाँ से हट गया। इसका मतलब है वो कमेंट हो गया, सिर्फ आपके कोड पे दिखेगा लेकिन आपके ब्राउज़र पे वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह से एक और हमारा है बी आर टैग, वो भी देख लेते हैं हम। बी आर टैग के लिए इस टेक्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, स्पेस डाल के पेस्ट कर लेते हैं, राइट। और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, बी आर टैग लगाते हैं। रुक जाइए, अभी हम बी आर नहीं लगाते, अभी आपको ऐसे ही सेव करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही हम पैराग्राफ को सेव किया तो देखिए आप पूरा एक लाइन में आ रहा है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो है बी आर टैग यूज़ करेंगे। बी आर लिखा, ठीक है, और सेव करेंगे इसको। अब हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अगला पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश करें, देखिए नीचे आ गया। तो बी आर टैग का क्या होता है, वो बेसिकली लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे आ गया। द फॉन्ट टैग इज यूज टू चेंज द कलर, साइज एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। फॉन्ट टैग का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका मुझे साइज़ चेंज करना हो या फिर कलर चेंज करना हो या फिर उसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो, तो उसको चेंज करने के लिए हम जो टैग का इस्तेमाल करते हैं वो टैग हमारा होता है फॉन्ट टैग। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जो फॉन्ट टैग है हमारा वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। HTML फॉन्ट टैग इज़ नॉट सपोर्टेड इन HTML5। जो इससे पहले वाला जो वर्जन था हमारा HTML का, उसमें हमारे फॉन्ट टैग को सपोर्ट करता था, लेकिन HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। HTML5 में अगर आपको फॉन्ट टैग को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप साइज़, कलर और जो भी हमारा फॉन्ट फेस है, जिसको फॉन्ट फैमिली बोलते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स हमारा होता है फॉन्ट एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके बाद उसका जो वैल्यू होगा वैल्यू लिखेंगे, उसके बीच में कंटेंट लिखेंगे और फिर हमारा जो फॉन्ट टैग है उसको हम क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं। ये हम एग्जाम्पल लिए एक, आपको ऑलरेडी मालूम है कि HTML हमारा स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट से और हेडिंग में हम जो भी टाइटल होता है वो टाइटल लिखते हैं। ये सारी बातें हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब हम यहाँ एक कमेंट कर लिए हैं फॉन्ट टैग, जिससे मुझे पता चलेगा कि हम फॉन्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं, और मैंने लिखा है यहाँ फॉन्ट साइज 7, वेलकम टू किडो कोडर। अब जब ये लिख के आप सेव कीजिएगा और रन कीजिएगा तो आपको आउटपुट में यहाँ लिख के दिखाएगा वेलकम टू किडो कोडर, और उसका साइज़ क्या होगा, 7 होगा। अब एक बात है कि यहाँ 7 मैंने क्यों लिखा है, तो जो हमारा फॉन्ट टैग होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आपको जो नंबर उसमें इस्तेमाल होते हैं वो होता है हमारा रेंज, उसका 1 से लेके 7 तक ही रेंज होता है। डिफ़ॉल्ट होता है 3, और जो साइज़ हमें प्रोवाइड करता है फॉन्ट टैग वो हमारा होता है 1 से लेके 7 तक। इसी बीच के नंबर को आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द फॉन्ट टैग हैज़ बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट टैग के पास टोटल 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है हमारा फॉन्ट साइज़, एक होता है हमारा फॉन्ट फैमिली जिसको फॉन्ट फेस बोलते हैं, और एक होता है हमारा फॉन्ट कलर। पहले एक एक करके जानेंगे, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कि ये
बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉन्ट साइज हमारा होता क्या है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल हम HTML डॉक्यूमेंट में अगर कोई टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ अगर हमें चेंज करना हो, तब हम फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इसका सिंटैक्स है। रेंज के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता दिए, 1 से लेकर 7 तक होता है और डिफ़ॉल्ट हमारा 3 होता है। अगर सिंटैक्स की बात करें तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, नंबर लिखेंगे, बीच में कंटेंट और फॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है हमारा फॉन्ट टाइप। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द फॉन्ट फैमिली ऑफ द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको फॉन्ट फैमिली किसी टेक्स्ट का चेंज करना है तो उसके लिए जो आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा फॉन्ट टाइप, जिसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं। फॉन्ट फेस, उसके बाद जो फॉन्ट फैमिली होगा, मान लीजिए कि आप न्यू टाइम्स रोमन यूज़ कर रहे हैं तो न्यू टाइम्स रोमन लिखेंगे यहाँ फॉन्ट फैमिली की जगह। बीच में आपका जो कंटेंट होगा वो कंटेंट लिखेंगे और फॉन्ट टैग को क्लोज करेंगे, तो आपको उस टेक्स्ट का जो फॉन्ट फैमिली हो जाएगा न्यू टाइम्स रोमन हो जाएगा। अगला हमारा एट्रीब्यूट है फॉन्ट कलर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कलर। इससे क्या होगा कि आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? जो हमारा फॉन्ट है उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करने के लिए इसमें आपको 3 तरह से वैल्यू आप ले सकते हैं। एक, या तो आप कलर का नाम लिख दीजिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो जो भी लेना है, या फिर आप हेक्साडेसिमल हैश लगा के उसमें वैल्यू लिखिए, या फिर RGB लिखिए। यह भी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स होता है कि फॉन्ट कलर लिखेंगे, कलर नेम या फिर वैल्यू लिखेंगे, बीच में कंटेंट और फॉन्ट टैग को हम क्लोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई, और चलिए अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहला एट्रीब्यूट देखते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉन्ट, उसके बाद हम देंगे स्पेस और लिखेंगे साइज इक्वल टू, जो आपको साइज लेना है, रेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया 1 से लेकर 7 तक। तो हम लोग अभी ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। 5 लिखा, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बीच में हम कंटेंट लिख लेते हैं वेलकम टू किडो कोडर, वेलकम टू किडो कोडर। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करके रन करेंगे, तब आप इसको आउटपुट देखिए कैसा आता है। सेव किया Ctrl+S से, अब हम इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ वेलकम टू किडो कोडर आया। अब हम इसका साइज़ आपको चेंज करके दिखाते हैं कि बेसिकली इसका साइज़ चेंज होता है या नहीं होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका साइज़ मान लीजिए 7 कर देते हैं और सेव करेंगे, और जाके वहाँ ब्राउज़र को हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका साइज़ आप देख सकते हैं बड़ा हो गया। तो ये हमारा फॉन्ट एट्रीब्यूट था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट। सिंपली इंटर मार के हम लोग लिखेंगे यहाँ फॉन्ट स्पेस कलर, कलर लिख के इक्वल टू डालेंगे, कलर नेम लिख लेते हैं हम लोग, ग्रीन लिख लेते हैं। ग्रीन लिख लिया, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए वेलकम टू किडो कोडर। ग्रीन कलर से अब हमारा किडो कोडर आएगा, वेलकम टू किडो कोडर। लेकिन एक चीज़ हम और करेंगे आपको, यहाँ पे पहले वाले लाइन के बाद हम BR टैग लगाएंगे। पहले वाले लाइन में ब्रैकेट ओपन, BR टैग लगा के क्लोज करेंगे ताकि दूसरे लाइन में आए। Ctrl+S से सेव करेंगे और जाके वहाँ हम ब्राउज़र को देखेंगे रिफ्रेश करके। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है ना। तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं, RGB में भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से हेक्साडेसिमल जाके पढ़ लेंगे। अब हम तीसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। जो हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है फॉन्ट फेस, जिसको बोलते हैं। इंटर मारेंगे, सिंपली फॉन्ट लिखेंगे स्पेस, उसके बाद फेस लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, और मान लीजिए हम यहाँ लिख लेते हैं न्यू टाइम्स रोमन या एरियल लिख लेते हैं। एरियल हम लोग ले लेते हैं, सिंपली एरियल जो हमारा एक फॉन्ट फैमिली है वो लिख लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू किडो कोडर। सिंपली वेलकम टू किडो कोडर, किडो कोडर। BR टैग हम ऊपर वाले में यूज़ कर लेंगे ताकि ये भी हमारा अगले लाइन में है, और सेव करेंगे। और सेव करके हम लोग रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट फैमिली इसका चेंज। आप पता कैसे चलेगा? तो पता चलने के लिए हम लोग चलते हैं कोड पे, आपको अभी दिखाते हैं। और क्या करते हैं, जो हम फॉन्ट फेस यूज़ किया है ना, वो फॉन्ट फेस को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, एरियल को वहाँ से हम हटा देते हैं और सेव करते हैं। आप देखिएगा वहाँ उसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया ना चेंज। अब फिर से एरियल करके दिखा देते हैं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपली हम लोग यहाँ Ctrl+Z करेंगे, Ctrl+S करेंगे, ब्राउज़र पे जाके देखेंगे, आप वहाँ देखते हैं फॉन्ट जो फैमिली है उसका चेंज हो गया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉन्ट टैग हमारा क्या होता है और फॉन्ट टैग के एग्जाम्पल भी मैंने आप द HTML image tag is used to embed an image in an HTML document. इमेज टैग का इस्तेमाल हम अपने HTML पेज में या HTML डॉक्यूमेंट में या वेबसाइट में इमेज डालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने वेबसाइट में या वेब पेजेज में इमेज डालना है तो उसके लिए जो टैग का इस्तेमाल होता है वो टैग होता है हमारा इमेज टैग। आगे चलते हैं। HTML इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन वेब पेज। वही बात, अगर हमें वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करना है, इमेज यूज़ करना है, तो हम HTML इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंपली ये हमारा सिर्फ ओपन टैग होता है, ये कोई क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता है। इमेज लिखेंगे, src लिखेंगे, उसके बाद हम इमेज का URL डालेंगे और ये एक हम अल्टरनेट लिख रहे हैं एट्रीब्यूट। ये हमारा क्या है, एक इमेज टैग का एट्रीब्यूट है जो आगे हम आपको बताएंगे। src मतलब होता है कि इमेज एट्रीब्यूट से हमारा जो कि स्पेसिफाई करता है क्या, कि इमेज का पाथ क्या है, मतलब इमेज का सोर्स क्या है, ठीक है। और अल्ट एट्रीब्यूट हमारा बताता है कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब है कि अगर इमेज का पाथ सही नहीं आ रहा है तो वो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रिंट करके देगा। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा src एट्रीब्यूट्स। src का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स, है ना, जिसको हम पाथ भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HTML का। That describes the source और path of an image, जो हमें बताता है कि इमेज का पाथ कौन सा है, सोर्स कहाँ है, ये इमेज कहाँ से उठ के आ रहा है आपके वेबसाइट पे, उसको बताने का काम करता है हमारा src एट्रीब्यूट। दूसरा हमारे पास अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा अल्टरनेटिव। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HTML इमेज टैग का, जिसका काम क्या होता है, दैट डिफाइंस एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ़ इट कांट बी डिस्प्ले। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, इमेज का सोर्स सही नहीं है, पाथ गलत है, जिस वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होके आएगा। आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे, अगर इमेज फाइंड नहीं हो रहा है तो वो डिस्प्ले होके आएगा हमारे वेब पेज पे या वेबसाइट पे। आगे चलते हैं हम लोग। एक है हमारा विड्थ एट्रीब्यूट। ये हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट है विच स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ एन इमेज। अब अगर आपको इमेज का विड्थ सेट करना है तो आप विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने इमेज का विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है हाइट एट्रीब्यूट। ऑप्शनल एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज, जो हमारा इमेज के हाइट को स्पेसिफाई करता है। अगर आपको वेबसाइट पे इमेज का हाइट सेट करना है तो आप इमेज हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे इमेज टैग के। आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि हम इमेज को एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, जिसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा थ्योरी बताने के बाद, है ना। अब चलते हैं हम लोग इमेज एज अ लिंक। इमेज को हम एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हम इमेज को, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लिंक टैग, वो लिंक टैग लिखेंगे, बीच में इमेज लिख लेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर इमेज जो भी लेंगे वो इमेज बन के आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो क्या करेगा, लिंक बन के आएगा और दूसरे पे आपको पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अभी चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको, ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इमेज टैग के बारे में और करके देखते हैं कि हमारा इमेज टैग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप उसके लिए लिखेंगे इमेज टैग ब्रैकेट ओपन IMG लिखेंगे। पूरा इमेज नहीं लिखा जाता है, IMG लिखा जाता है, स्पेस उसमें लिखेंगे SRC मतलब हमारा जो सोर्स और पाथ होगा वो इमेज का आएगा। हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं जिसका नाम है मेरा बैकग्राउंड डॉट JPG। अब हम JPG यहाँ क्यों लिखे हैं, है ना। JPG ये फॉर्मेट है इमेज का। JPG भी हो सकता है, PNG भी हो सकता है, वेब फाइल भी हो सकता है। अब हम सिंपली यहाँ क्या करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और वहाँ देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इमेज आ चुका है। अब हम एक एट्रीब्यूट बताए थे आपको जो कि हमारा था अल्ट एट्रीब्यूट, राइट। कि अल्ट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ALT,
उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ अल्टरनेट टेक्स्ट, लिख लेते हैं नो इमेज, ठीक है, नो इमेज। और जो हमारा नेम है बैकग्राउंड का, उसका हम स्पेलिंग गलत कर देते हैं ताकि इमेज फाइंड नहीं करे तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले करे। सेव करें। अब हम रन करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नो इमेज आके लिख के आ रहा है। हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ नो इमेज लिख के आ रहा है, मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारा लिख के आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने HTML पेज पे, और यहाँ पे हम आपको दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारा हाइट और विड्थ था वो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अल्टरनेटिव वाले जो हमारा टेक्स्ट उसको रहने देते हैं, इमेज का जो बैकग्राउंड है उसका स्पेलिंग हम लोग सही कर लेते हैं ताकि इमेज हमारा आए। अब हम यहाँ एक एट्रीब्यूट लिखेंगे विड्थ, WIDTH, विड्थ लिखेंगे, और विड्थ हम इसका डाल देते हैं, मान लीजिए 400 पिक्सल डाल देते हैं, 400 px, ठीक है, सॉरी px मिस कर गए, हम px लिखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और लिखते हैं इसका हाइट, और हाइट हम इसका डाल देते हैं, मान लीजिए 150 px ले लेते हैं, है ना। और सेव करेंगे और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए ये इमेज का साइज़ आपको छोटा होकर दिख रहा है ना। हम एक काम करते हैं, इसका विड्थ थोड़ा और कम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। विड्थ हम इसका कर लेते हैं 300 कर लेते हैं, और सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउज़र पे। आप देख सकते हैं इमेज का साइज़ आपका छोटा हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज को हम एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे ए, और स्पेस देंगे और लिखेंगे href, ठीक है। और रेफरेंस के अंदर हम अपने चैनल का लिंक लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करेंगे, और इसके अंदर हम लोग इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पहले हम टेक्स्ट कर रहे थे इस्तेमाल, अब हम इमेज को एज अ लिंक इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन लिख करेंगे और लिखेंगे img, और सोर्स ब्रैकेट क्लोज, अंदर में आके स्पेस डाल के लिखेंगे सोर्स। उसमें हम सोर्स में डाल देते हैं नाम logo.png, जो इमेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेव करेंगे और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगो आ गया। ये आप देख सकते हैं इस पर माउस होवर आके बन रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे मेरे चैनल पे ये रीडायरेक्ट करके हमें ले जाएगा। तो An HTML form is used to collect user input. HTML फॉर्म का इस्तेमाल होता है यूज़र के इनपुट को कलेक्ट करने के लिए। मतलब ये कि मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट है जिस पे मैं स्टडी का कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। अब मैंने उसमें क्या सेट किया हुआ है कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए, तभी आप जाके उस वेबसाइट पे लॉगिन करके उसके कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊँगा, जिस फॉर्म में आप सबसे पहले आपको क्या करूँगा, रजिस्टर करवाऊँगा, ठीक है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो उसके थ्रू आपको हम क्या देंगे, एक लॉगिन आईडी देंगे और उसके साथ आपको पासवर्ड देंगे। जिस पासवर्ड को और लॉगिन आईडी को डाल के आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करके मेरे वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो ये जो फॉर्म बन रहा है, वो फॉर्म जो बनता है वो हमारे HTML फॉर्म का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो इसी काम के लिए हम HTML फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने, आपको ये ऑलरेडी पता है, डॉक टाइप HTML ये स्टार्ट होता है। उसमें मैंने एक हेडिंग टैग लिया है जिसमें S2 लिया है, HTML फॉर्म्स। उसके अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है। क्लियर। ये सारी चीज़ें आगे मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी करूँगा। एक फॉर्म टैग लिया है मैंने, और ये फॉर्म टैग को यहाँ मैंने क्लोज कर दिया है। और उसके अंदर मैंने एक टैग लिया है लेबल टैग, फिर मैंने एक इनपुट टैग लिया है, फिर मैंने लेबल और फिर एक इनपुट टैग लिया है। अब ये सारे कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा आउटपुट इस टाइप का आपको दिखेगा, है ना। मैंने जो S2 लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं S2 के अंदर मैंने HTML फॉर्म लिखा था, तो ये HTML फॉर्म यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने लेबल लिखा था, क्या, फर्स्ट नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नेम लेबल आ गया। उसी तरह से लास्ट नेम लिखा था तो यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। इनपुट टाइप मैंने क्या लिया था, टेक्स्ट लिया था, तो आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है। फिर लास्ट में मैंने इनपुट टाइप सबमिट लिया था, तो जिसकी वजह से एक बटन भी बन के आ गया है। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, पहले चीज़ों को समझा देता हूँ। अब हम बात करते हैं HTML फॉर्म्स की, डिटेल में समझते हैं HTML फॉर्म होता क्या है। HTML फॉर्म के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा फॉर्म एलिमेंट। द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एलिमेंट या HTML फॉर्म फॉर यूजर। HTML फॉर्म का इस्तेमाल होता है यूज़र के लिए एक इनपुट फॉर्म बनाने का, जिसके माध्यम से यूज़र क्या कर सके,
आप यूज़र का डेटा कलेक्ट कर सकें, उसके लिए इस्तेमाल होता है। द फॉर्म एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, etc। जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा को कंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक कंटेनर है जिसमें डिफरेंट टाइप के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर का मतलब है जिस तरह से आपके घर में अलग अलग कंटेनर होते हैं ना, कंटेनर मतलब छोटे छोटे डब्बे होते हैं, एक में आप शुगर रखें हैं, एक में आप चाय पत्ती रखें हैं, या किसी में आप दाल रखे हैं, तो ये सारा अलग अलग कंटेनर है जिसमें अलग अलग चीज़ें आपने रखी है। उसी तरह से HTML फॉर्म भी हमारा क्या है, कंटेनर है जिसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें रखी जाती है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, सबमिट बटन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो HTML फॉर्म एलिमेंट एक कंटेनर की तरह काम करता है। अगला एलिमेंट है हमारे पास इनपुट एलिमेंट। The HTML input element is the most used form element and it can be displayed in many ways depending on the types of attribute। जो इनपुट एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाह रहे हैं। एट्रीब्यूट्स इन द सेंस है कि आप टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप रेडियो बटन यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप चेकबॉक्स यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके टाइप्स पे डिपेंड करता है, और इस किस टाइप का आप यूज़ करना चाहते हैं एट्रीब्यूट्स, उस टाइप से आप इनपुट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट। जब आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेगा इस टाइप का, है ना, जिसमें आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो बटन। आप जब रेडियो लिखेंगे तो एक रेडियो बटन की तरह वो डिस्प्ले करेगा, जिस तरह से देख सकते हैं ये एक रेडियो बटन है, इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब आप इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखेंगे तो आपको वो चेकबॉक्स की तरह डिस्प्ले होगा, देख सकते हैं ये चेकबॉक्स की तरह डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको टिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा ना। अगर आप इनपुट टाइप सबमिट लिखते हैं तो ये एक सबमिट बटन आपको बना के देगा। तो अलग अलग हमारा क्या था, इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट है। टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, रेडियो लिखेंगे तो रेडियो बटन आएगा, चेक बॉक्स लिखेंगे तो चेक बॉक्स बन के आएगा। इसी तरह से जब आप सबमिट लिखेंगे तो सबमिट बटन बन के आएगा। तो ये हमारे थे इनपुट एलिमेंट। अब हमारे पास आता है एक लेबल एलिमेंट। अब लेबल एलिमेंट होता क्या है? द लेबल एलिमेंट इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स, है ना। लेबल क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम आपको एक फॉर्म बना के दें और उस फॉर्म में कुछ लेबल ही नहीं लिखे, सिर्फ 2 टेक्स्ट बॉक्स लिख के बना के दे दें इस टाइप का, और साथ में एक सबमिट बटन दे दें, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा ना कि इसमें हमको क्या भरना है और इसमें क्या भरना है। यहीं अगर हम लेबल लगा दें कि यहाँ लिख दें ID और यहाँ लिख दें पासवर्ड, तो आपको समझ में आ जाए कि इस फील्ड के अंदर हमें ID भरना है और इस फील्ड के अंदर मुझे पासवर्ड भरना है, और सबमिट बटन पे प्रेस करके लॉगिन हो जाना है। तो यूज़र को समझाने के लिए लेबल का इस्तेमाल किया जाता है। Because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element। यही चीज़ें मैंने बताई कि यूज़र को अंडरस्टैंड कराने के लिए कि आपको फॉर्म में कौन सा डेटा भरना है, उसके लिए लेबल एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। तो आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम यहाँ आपको फॉर्म बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये सिंबल लिख के इंटर मारेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा HTML का। यहाँ पे मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ HTML फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बॉडी के अंदर। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, फॉर्म एट्रीब्यूट लिखना है। फॉर्म लिखा तो ये हमारा फॉर्म बन के आ गया। अभी हम एक्शन को हटा देते हैं क्योंकि मुझे अभी कहीं सर्वर पे डेटा नहीं भेजना है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लेबल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेबल लिखेंगे, ठीक है। अभी हम 4 को भी हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ लेबल लिखते हैं। और लेबल के अंदर हम लोग इसका लेबल दे देते हैं। अब जो भी लेबल देना, जैसे मैंने यहाँ इसको फर्स्ट नेम दे दिया, क्लियर, फर्स्ट नेम दे दिया, एक लेबल बन गया हमारा। अब इस लेबल के अंदर हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, इनपुट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स मेरा किस टाइप का है,
टेक्स्ट है। क्लियर है? इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम एक br टैग लगा देंगे, ताकि br टैग का मतलब होता है कि अगले लाइन में वो हमारा आएगा। हम कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे ले जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक लेबल हमारा बन के आ गया फर्स्ट नेम, और जिसमें यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है? अब इसी तरह से हम एक और लेबल बनाते हैं। उसके लिए फिर से लिखेंगे लेबल, और इसमें इस 4 को फिर से हटा देते हैं, क्योंकि अभी मुझे 4 का कोई काम है नहीं। ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम मैंने लिख दिया, और इसके अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, एक इनपुट टाइप ले लेते हैं। ठीक है? टेक्स्ट है, और यहाँ पे अगर हम br टैग लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं चेंज, और कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। ठीक है? और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने br टैग लगाया तो लास्ट नेम क्या हो गया, इसके जस्ट ऊपर आ गया। तो ये देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है ना? तो आप इसमें भी br टैग लगा सकते हैं। br का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट लाइन में आपको भेज देगा। क्लियर है? तो ये इनपुट बॉक्स आपको बन के दिख गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आपको सबमिट बटन बना के दिखाते हैं। ठीक है? क्या लिखा बना के दिखाते हैं, सबमिट बटन। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट, और इनपुट टाइप में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सबमिट। क्लियर? सॉरी, यहाँ हम लोग लिखेंगे सबमिट। ठीक है? और सबमिट लिख के इसको करेंगे कंट्रोल एस से सेव, और चलेंगे ब्राउज़र पे और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आपका सबमिट बटन बन के आ रहा है। अब मुझे सबमिट बटन को नीचे लाना है, तो सिंपली हम यहाँ पे br टैग लगा देंगे इस फील्ड के बाद, ये अगले लाइन में आ जाएगा आपका। ठीक है? अब ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा इसके नीचे आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, आपको रेडियो बटन बना के दिखाते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप लिखना है। ठीक है? और इनपुट टाइप में आपको क्या लिखना है, रेडियो लिख लेना है। क्लियर? रेडियो लिख लेना। ओके, और कंट्रोल एस से करना है सेव, चलना है ब्राउज़र पे और करना है रिफ्रेश। तो यहाँ एक रेडियो बटन आ गया बन के, है ना? देख सकते हैं ये हमारा रेडियो बटन कहलाता है। हम br टैग लगा के दिखा देते हैं दोनों में फ़र्क आपको, ताकि और अच्छे से आपको जब वो नीचे आ जाए तो विजिबिलिटी इसकी क्या हो, अच्छी हो। यहाँ पे हम br टैग लगा लेते हैं और कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं और करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं सबमिट बटन इस टाइप का बन रहा है और रेडियो बटन हमारा इस टाइप का बन रहा है। अब हम आपको चेक बॉक्स बना के दिखाते हैं, चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी सिंपली आपको क्या लिखना है, इनपुट लिखना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स लिख देना है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं br टैग, 2 बार लगा देते हैं। ओके, ताकि 2 लाइन वो हमारा नीचे आ जाए। कंट्रोल एस से करेंगे सेव, ब्राउज़र पे चल के करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक चेक बॉक्स भी बन के आ रहा है। तो ये हमारे सारे थे क्या, इनपुट एलिमेंट किस टाइप से हमारा काम करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे लेबल लगा देते हैं इसके ऊपर, तो आप देखिएगा ये क्या चेंज हो जाता है। अगर हम लेबल लगा दें, 4 का मुझे काम नहीं है अभी, तो हम 4 हटा देते हैं और लेबल पे लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ HTML। ठीक है? सॉरी, HTML ये पूरा टैग आ गया। यहाँ पे हम इसको इरेज करके सिंपली लिखते हैं HTML। ओके, और कंट्रोल एस से करते हैं सेव, ब्राउज़र को करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं इसके पहले आपको क्या मिल गया, एक HTML मिल गया, है ना? लेकिन अगर हम टेक्स्ट को इस साइड लाना चाहते हैं, अभी लेफ्ट साइड है, टेक्स्ट को इस साइड लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये जो हमने लेबल लगाया है, यहाँ से इसको कट करेंगे, और कट करके इसको हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक है? और कंट्रोल एस से करेंगे सेव, चलेंगे ब्राउज़र पे और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये इस साइड आ गया। क्लियर है? इसी तरह से हम चेक बॉक्स में भी एक लेबल लगा के दिखा देते हैं आपको। इसी तरह से चेक बॉक्स में भी हम एक लेबल लगा लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव और रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ आ गया।
अब ये आपको एक सवाल है कि ये नीचे जो अभी हमने ये लेबल लगाया नहीं लगाया था, लेबल पहले लगाया था तो वो ऊपर आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि जो HTML होता है वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन, इसीलिए जब ये रेडियो बटन को एग्जीक्यूट कर देगा, रेडियो बटन बना देगा, फिर वो लेबल लेके आएगा। क्लियर है? सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडियो टैग हमारा होता क्या है। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू ऐड वीडियो इन आवर वेब पेज और वेबसाइट। ये हमारा क्या है, एक कंटेनर टैग है जिसका इस्तेमाल हम ऑडियो को अपने वेबसाइट में डालने के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम बात करें, ये हमारा ऑडियो टैग है, इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। आगे हम सिंटैक्स और प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें टोटल 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक है हमारा SRC और एक है हमारा कंट्रोल। SRC का मतलब होता है सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब कि आपका जो ऑडियो फाइल है उसका सोर्स क्या है, उसका नाम क्या है, फॉर्मेट क्या है, वो हमारा SRC होता है। और कंट्रोल का मतलब होता है कि आप ऑडियो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप उसको प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, वीडियो को पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल्स होते हैं। तो ये 2 एट्रीब्यूट होता है हमारा ऑडियो टैग का। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो 2 तरह से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। पहला है हमारा ऑडियो सोर्स, उसके बाद URL, और कंट्रोल में हम लिख देंगे लूप और ऑडियो टैग को कर देंगे क्लोज। और दूसरा हमारा ऑडियो लिखेंगे और कंट्रोल इक्वल टू लूप्स लिखेंगे, फिर हम सोर्स लिखेंगे एक नया टैग और उसमें SRC URL लिखेंगे और उसका टाइप बताएंगे audio/mp3, फिर हम ऑडियो को करेंगे क्लोज। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम वीडियो को कैसे इम्बेड करेंगे अपने HTML पेज में। सबसे पहले हम जानते हैं कि वीडियो टैग होता क्या है। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू ऐड वीडियो इन आवर वेब पेज और वेबसाइट। जो हमारा वीडियो टैग है वो एक कंटेनर टैग है जिसका इस्तेमाल हम अपने वेबसाइट में या वेब पेजेस में वीडियो को डालने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा वीडियो टैग है, इसी टैग का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो मेनली इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं: सोर्स, कंट्रोल, हाइट एंड विड्थ। ऑलरेडी मैंने सोर्स और कंट्रोल के बारे में आपको बताया। सोर्स आपका एड्रेस होता है और कंट्रोल आप वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट क्या है कि वो वीडियो का हाइट सेट कर देगा। अगर आपको वीडियो का हाइट सेट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का विड्थ सेट करना है तो आप विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके सेट कर सकते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंपली वीडियो SRC URL लिखते हैं, फिर कंट्रोल इक्वल टू लीप लिखते हैं। जिस तरह से हम ऑडियो का लिखते हैं सेम टू सेम हम वीडियो का ही लिखते हैं। वीडियो में भी हम सेकेंड टाइप से इस तरह से लिख सकते हैं। आसानी है कि आप ये वाला यूज़ करें, ये आपका ईजी पड़ता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम सिंपली यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लिया है, आप भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटर मारेंगे और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं ऑडियो। ऑडियो लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आते हैं, स्पेस डालते हैं, लिखते हैं SRC जो कि हमारा सोर्स होगा। सोर्स में हम जो मेरा ऑडियो है उसका नाम लिख लेंगे जो है मेरा audio.mp3, audio.mp3। अब हम आगे चलेंगे, स्पेस डालेंगे, अब कंट्रोल्स लिखेंगे और कंट्रोल्स में हम लोग डाल देंगे लूप। ये ऑलरेडी आपको पता है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। कंट्रोल S से सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउज़र पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ मेरा एक ऑडियो बन के आ रहा है ना। अब हम इसको प्ले करके आपको दिखा देते हैं। प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्ले होगा। आप इसको यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। इस लूपिंग से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से इसका वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा फीचर है ऑडियो टैग का। अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि हम वीडियो टैग कैसे यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन करके BR टैग लिख लेंगे ताकि हम सेकेंड लाइन में जा सकें। इंटर मारेंगे और यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं वीडियो और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके अंदर आएंगे और लिखेंगे एट्रीब्यूट हमारा SRC है ना। इंटर मारेंगे और यहाँ पे हम सोर्स लिख लेंगे video.mp4, video.mp4। कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल्स और डाल देंगे लूप्स। लूप्स डाल के कंट्रोल S से सेव करेंगे
और चलते हैं ब्राउज़र पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो मेरा आ गया। हम इसको आपको प्ले करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये वीडियो हमारा प्ले हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका किडो कोडर। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा प्ले हो रहा है। अब हम वीडियो का हाइट एंड विड्थ आपको छोटा करके दिखाते हैं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ पे हम इसके लूप के बाद आगे लिखेंगे हाइट। ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट है। हाइट लिख लेते हैं हम लोग 150 पिक्सल और विड्थ लिख लेते हैं, विड्थ हम लोग डाल देते हैं 300 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो वीडियो है वो छोटा होके आ रहा है, राइट। आप यहाँ से इसका वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम बंद कर सकते हैं। A table in HTML is used to arrange data into rows and columns of cell। क्यों यूज़ होता है? डेटा को अरेंज करने के लिए। अगर आपको डेटा को HTML में अरेंज करना है तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा HTML टेबल। किस फॉर्म में आपको करना है? टेबुलर फॉर्म में। अगर डेटा को आपको अरेंज करना है टेबल के फॉर्म में, मतलब ऐसा जिसमें आपका रॉ एंड कॉलम हो, इस टाइप से अगर आपको डेटा को अरेंज करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा? HTML टेबल टैग का इस्तेमाल करना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। फ्लोइंग टैग्स आर यूज टू क्रिएट HTML टेबल। HTML टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स की ज़रूरत होती है। एक एक करके देखते हैं। पहले हमारा टेबल टैग। इट इज़ यूज टू क्रिएट टेबल्स इन HTML। इट इज़ अ कंटेनर टैग विच कंटेन्स ऑल टेबल एलिमेंट। जो हमारा टेबल टैग है वो टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हमारा जितना भी टेबल का एलिमेंट है, चाहे वो टेबल रॉ हो या चाहे वो टेबल के हेडिंग हो या चाहे टेबल के डेटा हो, वो सारा किसके अंदर आएगा? टेबल टैग के अंदर आएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं इसको कि ये पेरेंट टैग है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा टैग है हमारा TR टैग। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू डिफाइन टेबल रॉ। ये हमारा क्या है? एक कंटेनर टैग है जिसका इस्तेमाल होता है रॉ को क्रिएट करने के लिए, है ना। आपका यहाँ पे रॉ है जहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रॉ है जिसमें नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक रॉ है जहाँ पे आपका सेक्शन लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है। तो ये हेडिंग होता है जो हमारा टेबल रॉ से हम क्रिएट करते हैं। तो रॉ क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगला टैग है हमारे पास TD टैग। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू डिफाइन टेबल डेटा। अगर टेबल डेटा को डिफाइन करना है तो टेबल डेटा को डिफाइन करने के लिए जो टैग का इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा TD। उसके बाद है टैग मेरा एक TH। इट इज़ अ कंटेनर टैग यूज टू डिफाइन अ टेबल हेडर। टेबल के हेडिंग को डिफाइन करने के लिए TH टैग का इस्तेमाल होता है और उस हेडिंग के अंदर डेटा फिल करने के लिए TD टैग का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए मेरे पास एक टेबल हमने बनाया, ठीक है, जिसके अंदर आपका 2 हेडिंग है। मान लीजिए ये हमारा एक हेडिंग है A और ये एक हेडिंग है हमारा B। तो ये जो A और B लिखा हुआ है ये हेडिंग क्रिएट होगा किससे? ये हेडिंग क्रिएट होगा आपका TH टैग से, ठीक है। और इसके अंदर डेटा हम लिख रहे हैं, कोई भी डेटा हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए इसमें O लिख दिया, इसमें S लिख दिया। तो ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा किससे लिखाएगा? वो लिखाएगा आपका TD टैग से। तो ये डिफरेंस है TH एंड TD टैग में। अभी प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे। अब हम इसका एग्जांपल आपको दिखाएं कि क्रिएट कैसे होता है। जैसा हम बताएं कि आपको सबसे पहले टेबल लिखना है, फिर रॉ लिखना है और उसके अंदर आपको हेडिंग क्रिएट कर लेना है। अब जैसे ये TR टैग के अंदर 3 हेडिंग लिखेंगे तो ये क्या करेगा? टेबल के अंदर आपका 3 हेडिंग बना देगा। कितना हेडिंग? 3 हेडिंग ऐसे बना देगा। एक हेडिंग होगा आपका नेम वाला, एक हेडिंग होगा आपका रोल नंबर वाला और एक हेडिंग होगा आपका मोबाइल नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद जब आप एक रॉ लेंगे तो ये जो ये TR ले रहे हैं ये पहले वाले रॉ में आपका डेटा भरेगा, इस वाले रॉ में डेटा भरेगा ये वाला टैग, ठीक है। जिसके अंदर आप डेटा ले रहे हैं राजेश, तो इसके अंदर राजेश आ जाएगा नेम के अंदर, फिर 001 इसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। पहले नंबर का जो हमारा यहाँ हेडिंग है वो पहले नंबर के डेटा से फिल होगा, ठीक है। सॉरी, पहले नंबर का जो हमारा हेडिंग है ये होगा मेरा इसके लिए, ये वाला इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए हमारा कौन वाला है? ये वाला है, ठीक है।
इधर से हम करके दिखा देते हैं आपको। इसके लिए जो डेटा आएगा वो ये वाले जो हमारे हेडिंग है वो ये वाला डेटा जाके फिल होगा, इस वाले के लिए ये वाला होगा हमारा, और थर्ड वाले के लिए थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा डेटा फिल होगा। फिर हम जैसे दूसरा रो लेंगे, ये दूसरे रो में जाके ये पूरा डेटा इस वाले रो में जाके फिल होगा। तीसरा लेंगे तो तीसरा बनेगा, तीसरे में जाके डेटा फिल होगा। तो इस टाइप से हमारा टेबल चलता है। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो है, हमारा पहला एट्रीब्यूट्स है बॉर्डर। ठीक है, इट इज यूज टू ऐड बॉर्डर इन अ टेबल, वैल्यू इज इन पिक्सल। जो हमारा टेबल है उसमें अगर हमें बॉर्डर अगर ऐड करना है, अगर आप बॉर्डर ऐड नहीं करेंगे तो सिंपली वो आपको लिखा के आ जाएगा, बॉर्डर ऐड नहीं होगा। बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको बॉर्डर टैग का इस्तेमाल करना होता है। उसको हम लिखेंगे कैसे, टेबल फिर स्पेस बॉर्डर, और जितना पिक्सल का आपको बॉर्डर चाहिए वो पिक्सल, तो आपका टेबल में बॉर्डर आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा बॉर्डर कलर। इट इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर टेबल। अगर आपको बॉर्डर जो हमारा है डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर का होता है, अगर आपको उसको कलर चेंज करना है तो आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, बॉर्डर कलर, और लिख देना है रेड, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बॉर्डर का रेड हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेल पैडिंग। इट इज़ यूज टू ऐड स्पेसिंग बिटवीन द सेल कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर। ध्यान रखिएगा, ये किसके बीच में आपको स्पेसिंग ऐड करेगा, आपके बॉर्डर और सेल कंटेंट के बीच में। जो आपके टेबल में कंटेंट है और जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस ऐड करने का काम करेगा सेल पैडिंग। ठीक है, अगर हम सेल पैडिंग को यूज़ करना चाहें तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, टेबल स्पेस सेल पैडिंग, और उसका जो वैल्यू होगा आप वैल्यू लिख सकते हैं, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 10 पिक्सल जितना भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक एट्रीब्यूट सेल स्पेसिंग। ध्यान रखिएगा, इट इज़ यूज टू ऐड स्पेस बिटवीन द सेल। अगर आपको सेल कंटेन और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग करना है तो सेल पैडिंग। अगर आपको सिर्फ सेल्स के अंदर स्पेस डालना है तो उस केस में हम यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग। बॉर्डर और कंटेंट दोनों में डालना है तो सेल पैडिंग, और सिर्फ अगर सेल में डालना है तो सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास बैकग्राउंड कलर। इट इज़ यूज टू ऐड द बैकग्राउंड कलर इन अ टेबल। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए बीजी टैग का इस्तेमाल होता है। आप टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट उसका जो वाइट है, अगर आप चेंज करके उसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा एक हाइट एट्रीब्यूट। इट इज़ यूज टू ऐड और इंक्रीज द हाइट ऑफ द टेबल। अगर आपको टेबल का हाइट बढ़ाना है तो उसके लिए आप हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा विड्थ। ठीक है, विड्थ से आप क्या कर सकते हैं कि जो टेबल है हमारा उसका विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये टेबल आपका इतना बड़ा है, आप चाहते हैं कि इस टेबल का विड्थ हम इतना बड़ा कर लें तो आप विड्थ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका हाइट आप सोचते हैं कि हम इतना बड़ा कर लें, इतना बड़ा हाइट कर लें, तो इसके लिए आप हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स थे आपको HTML टेबल के और HTML होता क्या। अब चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और हर एक एट्रीब्यूट्स का आपको समझाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो। तो टेबल हमको क्रिएट करने के लिए जो टैग का इस्तेमाल करना है वो है हमारा टेबल टैग। तो सबसे पहले हम टेबल टैग ले लेते हैं, और टेबल टैग के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रॉ बनाना है जिस रॉ के अंदर हमें हेडिंग लेनी है। तो रॉ बनाने के लिए हम tr टैग का इस्तेमाल करते हैं। tr टैग लिया, उसके अंदर हमें हेडिंग बनानी है, टेबल का हेडिंग। तो हम 3 हेडिंग बना रहे हैं। एक हेडिंग में हम लिखेंगे नेम, दूसरे में लिखेंगे हम लोग रोल नंबर, और तीसरे में लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो हमें हेडिंग बनाने के लिए ts टैग का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम पहले वाले में लिख लेते हैं नेम, फिर हम दूसरा वाला लेते हैं टेबल हेड, फिर हम लिखेंगे th, और उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं रोल नंबर। फिर हम एक और टेबल हेड लेंगे, टेबल हेड के लिए हम ts टैग का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। क्लियर है, तो अब हमारा क्या हुआ कि 3 हम हेडिंग बना लिए हैं, नेम, रोल नंबर और मोबाइल के नाम से। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा 3 हेडिंग बन गया, नेम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर के नाम से। अब इसके अंदर हम डेटा डालते हैं।
तो चलिए हम डेटा कैसे डालेंगे। फिर से आपको क्या करना है, रॉ क्रिएट करना है। तो रॉ के लिए आप जान रहे हैं ऑलरेडी tr टैग का इस्तेमाल होता है। अब हमें डेटा डालना है, तो डेटा डालने के लिए जो टेबल में यूज़ होता है वो होता है हमारा td टैग। तो td लिखेंगे, पहले वाले में हम डाल देते हैं राहुल, राहुल डाल दिया। अब चलते हैं इसके अंदर, दूसरा वाला जो मेरा हेडिंग है वो है रोल नंबर। तो दूसरे वाले में हम डेटा डालेंगे कौन सा, रोल नंबर। तो हम डाल देते हैं 002, ठीक है। अब हम तीसरे वाले में हमारा क्या है, तीसरे वाले में आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर है। तो फिर से हम TD लेंगे और इसके अंदर हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए 000002, ठीक है। अब हम करेंगे Ctrl+S और ब्राउज़र पे चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा आ गया। पहले वाले हेडिंग के नीचे राहुल आ गया, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर आ गया, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इसी को 2 से 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि डेटा हमारा बढ़ जाए। मैंने 4 बार इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने टेबल सिंपली क्रिएट कर लिया। अब बात आता है कि टेबल में हम जो टेबल टाइप से तो ये दिख नहीं रहा है सिंपली, तो अब हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब एट्रीब्यूट पहला हमारा क्या था, बॉर्डर था। तो हम यहाँ पे स्पेस डाल के लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर में हम मान लीजिए डाल देते हैं 2 पिक्सल। तो हमारा जो टेबल है वो सारे टेबल में बॉर्डर आ जाएगा 2 पिक्सल का। हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखिए यहाँ 2 पिक्सल का आपके पास दिख रहा होगा कि ये हमारा बॉर्डर बन के आ गया है, ठीक है। जो दूसरा एट्रीब्यूट था वो था हमारा कि हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बॉर्डर और क्या लिख सकते हैं, कलर, है ना। बॉर्डर कलर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कलर हम चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया रेड। सेव करेंगे और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं बॉर्डर का कलर अब रेड हो गया। तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट था। तीसरा एट्रीब्यूट था कि हम बॉर्डर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड भी चेंज करके देखते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, BG कलर, ठीक है। BG कलर लिखा और इसके अंदर हम डाल देते हैं ग्रे, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र को करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो आपको ग्रे बन के आ गया है, ठीक है। ये हमारा तीसरा एट्रीब्यूट था। उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट बताए थे आपको, विड्थ। तो हम इसका विड्थ डालते हैं, विड्थ लिखा और विड्थ में हम इसको डाल देते हैं मान लीजिए 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल डाल के सेव किया तो आप देख सकते हैं उस टेबल का जो विड्थ है वो बढ़ गया है, राइट। विड्थ इसका बढ़ गया है। आप इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हाइट के लिए मेरे पास जो एट्रीब्यूट है वो है हाइट एट्रीब्यूट। तो सिंपली स्पेस डाल के आप लिखिए हाइट, HEIGHT, हाइट लिखिए और इसका हाइट हम डाल देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। और Ctrl+S से करेंगे सिंपली सेव, Ctrl+S से करेंगे सेव और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं टेबल का हाइट बढ़ गया है, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ से हाइट को हटा देते हैं और आपको यहाँ पे सेल्स पैडिंग और सेल स्पेसिंग दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग में क्या होगा, जो हमारा सेल है उस सेल्स में स्पेस डाल देगा बाहर से। आप देखिएगा मैंने यहाँ 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। Ctrl+S से सेव करेंगे। पहले अभी देख लीजिए टेबल कैसा दिख रहा है, ये आपको टेबल ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ, इसको Ctrl+S से करेंगे सेव। अब आपका टेबल देखिए, ये सारे टेबल्स के बीच में ना स्पेसिंग आ गया, ठीक है। अभी क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका जो BG कलर ग्रे लिए थे इसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं फिलहाल के लिए। Ctrl+S से सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्पेसिंग आपको साफ पता चल रहा है कि ये बॉर्डर्स के बीच में स्पेस डालता है, कंटेंट में नहीं डालता है। अगर हमको कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हैं, सेल पैडिंग, ठीक है। और सेल पैडिंग हम डाल देते हैं 20 पिक्सल और Ctrl+S से करेंगे सेव
और चलेंगे ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट के अंदर आपका क्या हुआ, स्पेसिंग डाल दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल में आपके कौन कौन से एट्रीब्यूट। HTML links are hyperlinks. You can click on link to jump to another document. HTML लिंक का मतलब क्या होता है, ये एक हमारा हाइपर लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। सपोज कीजिए आप अपना एक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे आपने एक लिंक दिया है जहाँ पे लिखे आप प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड PDF। अब यूज़र उस पे जैसे क्लिक करेगा उस लिंक पे, वो यूज़र उस डाउनलोड PDF वाले लिंक पे चला जाएगा और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML लिंक का। When you move to the mouse over a link, the mouse arrow will turn into hand. अब जैसे वहाँ ले जाइएगा तो जो कर्सर आपको दिखता है ना एरो टाइप का, वो आपको एक स्मॉल हैंड में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, जिस पे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, एक लिंक है। क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि लिंक को जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम ए से। ठीक है, ए टैग का इस्तेमाल करते हैं हम हाइपर लिंक को बनाने के लिए। एग्जाम्पल हम देखिए, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि ये हमारा सिंटैक्स है जहाँ पे मैंने लिखा है href, ए लिखा है, ए हमारा क्या है, लिंक टैग है। ठीक है, जिसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। href का मतलब होता है हाइपर रिफरेंस, जो हमारा इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन, लिंक का डेस्टिनेशन का है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम href का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा URL है, जो URL पे हम जाएंगे वो URL हमारा यहाँ पे लिखाएगा। और ये हमारा लिंक कंटेंट है, जो हमारा विजिबल पार्ट होगा हमारे वेबसाइट पे, जो टेक्स्ट होगा जिस पे यूज़र क्लिक करके जंप करेगा दूसरे डॉक्यूमेंट पे, वो टेक्स्ट हमारा यहाँ लिखाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आपको बता दें लिंक के बारे में। लिंक हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा अनविजिटेड लिंक, एक होता है हमारा विजिटेड लिंक और एक होता है हमारा एक्टिव लिंक। अब ये तीनों लिंक ना अलग अलग टाइप से दिखते हैं। जो हमारा अंडरलाइन और ब्लू कलर में होगा वो हमारा होगा अनविजिटेड लिंक। जो हमारा अंडरलाइन के साथ पर्पल कलर का होगा वो हमारा होगा विजिटेड लिंक। और जो हमारा अंडरलाइन के साथ रेड कलर का होगा वो होगा हमारा एक्टिव लिंक। ये 3 टाइप का लिंक होता है। ये हमारे एग्जाम्पल हैं जिसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट हमारा होता क्या है। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे ओपन होगा, सेम टैब में ओपन होगा, न्यू विंडो में ओपन होगा या फिर न्यू टैब में ओपन होगा। उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट का। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास सेल्फ हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, जो हमारा सेम विंडो में या सेम टैब में ओपन होके आता है। डिफ़ॉल्ट भी हमारा सेल्फ ही होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ब्लैंक में क्या होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो न्यू टैब में ओपन होके आएगा, अगले टैब में ओपन होके आएगा। अभी प्रैक्टिकल भी हम करके दिखाएंगे आपको। एक होता है हमारा पैरेंट एट्रीब्यूट का काम क्या है कि वो ओपन करेगा डॉक्यूमेंट को पैरेंट फ्रेम में, जो हमारा पैरेंट फ्रेम होगा उस फ्रेम में ओपन करेगा। टॉप हमारा क्या करेगा, ओपन द डॉक्यूमेंट इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। हमारे फुल बॉडी, विंडो के फुल बॉडी में ओपन करने के लिए हम टॉप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 टाइप के हमारे टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम बटन को एज अ लिंक कैसे यूज़ कर सकते हैं। बटन को एज अ लिंक यूज़ करने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आप बटन लिखेंगे, ऑन क्लिक लिखेंगे, URL डालेंगे और यहाँ पे बटन लिंक ले लेंगे, तो एक आपके पास बटन बन के आएगा। उस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं हम लोग इमेज एज अ लिंक। हम इमेज को एज अ लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो में जो ये टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं इमेज टैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आगे, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को कैसे हम लिंक करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली एक मेल टू हमारा है, इसको यूज़ करना है। इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप आराम से ईमेल को टैग कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे इस मेल टू, उसके बाद जो आपका मेल आईडी होगा वो लिखेंगे और मैसेज लिख देंगे सेंड ईमेल, जो हमारा वहाँ ब्राउज़र पे हमारे दिखेगा।
और इसको क्लोज कर देंगे। तो आप ईमेल पे डायरेक्ट जा सकते हैं और उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भेज सकते हैं। तो ये थे हमारे कि HTML हमारा लिंक होता क्या है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रैक्टिकल करके और समझते हैं कि एंकर टैग हमारा बेसिकली काम कैसे करता है। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक पैराग्राफ टैग। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। उसके लिए हम P लिखेंगे और P लिखने के बाद उसको हम इंटर मारेंगे तो हमारा पैराग्राफ टैग आ जाएगा। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं HTML लिंक एग्जाम्पल, HTML लिंक एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, इंटर मार के एंकर टैग लेंगे लिंक बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे A ब्रैकेट ओपन करके और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे href डाल देंगे। href इक्वल टू हमारा लिंक अब हमको यहाँ डालना है। तो 1 मिनट, हम लिंक जो है वो हम अपने YouTube चैनल का कॉपी किए हुए हैं, इसको हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, है ना। अब हम इसको करेंगे सेव, लेकिन सेव करने से पहले हम इसके बीच में एक टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक हेयर, ताकि वो टेक्स्ट बन के आए जिस पे यूज़र क्लिक करके हाइपर लिंक करेगा। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, यहाँ हमारा क्लिक हेयर आ गया और वो जो पैराग्राफ हम लोग लिखे थे HTML लिंक एग्जाम्पल वो भी आ गया। हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं अपने मेरे YouTube चैनल पे आप चले जाएंगे इस लिंक के थ्रू। तो यही हमारा हाइपर लिंक का काम है कि हम एक जगह से दूसरे जगह अगर हमें जंप करना है किसी डॉक्यूमेंट में तो हम उसके लिए हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा टारगेट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। उसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस डाल के लिखेंगे टारगेट। टारगेट लिख के इंटर मारेंगे। पहला वाला हमारा है सेल्फ। तो सेल्फ के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि वो डिफ़ॉल्ट होता है ना। तो चलिए फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सेम विंडो में ओपन होके आएगा। ये ऑलरेडी आपको पता है कि सेल्फ का मतलब होता है खुद के अंदर। तो ये सेम विंडो में ही ओपन होकर आ रहा है, सेम टैब में ही ओपन होकर आ रहा है, अगले टैब में ओपन नहीं आ रहा है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट ही होता है। अब हम चलते हैं कोड पे और सेल्फ की जगह हम लोग लिखते हैं ब्लैंक। तो ब्लैंक में क्या होगा, ये न्यू टैब में ओपन होकर आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल को। अब हम जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं नए टैब में हमारा वो लिंक ओपन होके आ रहा है। तो ये होता है हमारा ब्लैंक। अब हम चलते हैं अपने कोड पे और चल के देखते हैं कि हमारा पेरेंट क्या होता है, टॉप क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट क्या होता है। पेरेंट भी और टॉप भी वो सेम ही तरह आपको दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि जो पेरेंट होता है वो सेम हमारे टैब में ही ओपन होके आता है और जो हमारा टॉप होता है वो हमारा फुल स्क्रीन बन के आता है। तो हम लोग टॉप देख लेते हैं। पहले हम लोग ब्लैंक को हटा के यहाँ पे लिखते हैं टॉप और हम सेव करके चलते हैं ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करते हैं पेज को। अब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा फुल विड्थ में बन के आ रहा है। तो ये थे हमारे टारगेट एट्रीब्यूट। अब हम लोग देखते हैं कि हम बटन को एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बटन को एज अ लिंक इस्तेमाल करने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे बटन, BUTTON, इंटर मारेंगे तो हमारा बटन बन के आ जाएगा। इसके अंदर हम एक इवेंट लिखेंगे ऑन क्लिक, जो कि हमारा जावा स्क्रिप्ट का एक इवेंट है। उसके अंदर लिखेंगे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। उसके बाद हम इक्वल टू लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे जिसके अंदर हम अपना लिंक को पेस्ट करेंगे और हम इसको सेव करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बटन का टेक्स्ट लिख देते हैं, HTML बटन लिख देते हैं, है ना, HTML बटन, और सेव करेंगे। ब्राउज़र पे चल के रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम इस HTML बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो YouTube चैनल का जो लिंक हम डाले थे वहाँ हम चले जाएंगे। तो हम HTML को एज अ बटन भी, लिंक को एज अ बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इमेज एज अ लिंक, लेकिन ये टॉपिक अभी के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम इमेज टैग पढ़ रहे होंगे तो उसमें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि लिंक को हम एज अ ईमेल एड्रेस कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सिंपली हम लोग लिखेंगे एंकर टैग A और इंटर मारेंगे और इसके अंदर लिखेंगे स्पेस href इक्वल टू के बाद लिखेंगे मेल टू
और कोलोन लगाएंगे। उसके बाद हम अपना जो लिंक है, लिंक मतलब है कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो हम लिखेंगे kirokadarofficial@gmail.com। उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं सेंड ईमेल, ताकि वहाँ हमें ब्राउज़र पे दिखे। अब हम सेव करेंगे और ब्राउज़र पे चल के यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेंड ईमेल का हमारे पास आ गया। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये पॉपअप ओपन होकर आएगा। आप यहाँ से ओपन मेल करके मेल भेज सकते हैं सिंपली। तो हम लिंक को एज अ ईमेल एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML list allows to group a set of related items in a list। HTML list क्या है कि हमें वो एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक तरह के चीज़ों को लिस्ट बना के रख सकते हैं। अब लिस्ट क्या होता है? अब जानते होंगे लिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर आप ऑर्डर बाय ऑर्डर लिखते हैं। सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से आपको डिफरेंट चीज़ें लेके आनी है, तो आप क्या करते हैं उसका लिस्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दूध लाना है, चीनी लाना है, चाय पत्ती लाना है, बहुत सारी चीज़ें लाना है, तो आप उसका लिस्ट बना लेते हैं और वो लेके जाते हैं ताकि आप भूले नहीं। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। इसी तरह का फीचर हमें HTML भी प्रोवाइड करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? HTML लिस्ट बोलते हैं। अब HTML लिस्ट बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, लेकिन मैं आपको तीन टाइप का पढ़ाऊंगा। सबसे पहला होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, और एक होता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट, जिसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा होता है क्या है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अनऑर्डर्ड मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं हो, वैसे लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है UL टैग से। UL टैग से हमारा क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होता है। और कोई भी लिस्ट आइटम जो हम लिस्ट के अंदर लिखेंगे, उस लिस्ट आइटम को लिखने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा LI टैग। क्लियर है? UL टैग हम इस्तेमाल करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और लिस्ट आइटम के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा LI टैग। अब एक बात आती है कि डिफ़ॉल्ट मार्क जो होता है हमारा वो बुलेट होता है। अनऑर्डर लिस्ट का जो डिफ़ॉल्ट मार्क होगा हमारा वो बुलेट होगा। अभी हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। उससे पहले हम आपको एग्जांपल देते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये HTML से स्टार्ट होता है, फिर हेडिंग होता है, फिर हमारा टाइटल होता है। तो जो भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं वो हमारा बॉडी के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, यहाँ एक UL टैग लिया और UL टैग के अंदर तीन लिस्ट आइटम रखे। एक मैंगो रखा, एक ऑरेंज रखा और तीसरा हमने रखा एप्पल। अब हम जब इसको सेव करके रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पे। आप यहाँ देख सकते हैं ये बुलेट टाइप से डिफ़ॉल्ट आ रहा है। क्लियर है? ये देख रहे होंगे आप, बुलेट टाइप से हमारा लिस्ट बन के आ रहा है। पहले नंबर पे मैंगो, दूसरे नंबर पे ऑरेंज, तीसरे नंबर पे हमारा एप्पल। तो इस टाइप के लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, पहले हम थोड़ा और चीज़ जानते हैं। अब अनऑर्डर लिस्ट के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हमारा सर्कल। सर्कल में क्या है कि जब आप उसका लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल रखिएगा तो जो आपका आउटपुट आएगा वो इस टाइप से सर्कल की तरह आएगा। क्लियर है? देख सकते हैं आप यहाँ, इस टाइप से सर्कल से आएगा। दूसरा होता है हमारा स्क्वायर। अगर आप लिस्ट टाइप स्क्वायर लिखिएगा तो आपका आउटपुट इस स्क्वायर की तरह आएगा। और तीसरा होता है हमारा नन। अगर आप वो कुछ भी नहीं लिखिएगा तो वो कोई भी मार्क नहीं करेगा, सिंपली लाइन बाय लाइन वो क्या होगा? प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। अब हम ये लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी को अपने UL में जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हम यूज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, लिखना है UL स्पेस स्टाइल, उसके बाद आप लोग को लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप, और जो आपको टाइप चाहिए, सर्कल चाहिए तो सर्कल, अगर स्क्वायर चाहिए तो आप यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर आपको नन चाहिए तो आप यहाँ नन लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपका LI है वो LI को लिख दीजिए और लास्ट में UL को बंद कर दीजिए, तब आपको रिजल्ट इस टाइप से दिखेगा। तो ये हमारे कुछ स्टाइल प्रॉपर्टी हैं अनऑर्डर लिस्ट के। अब हम इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, फिर हम लोग ऑर्डर लिस्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए हम अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। आपके पास जो भी एप्लीकेशन हो आप नोटपैड भी सिंपली इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नया फाइल लेंगे, उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+N, ये हमारा नया फाइल आ गया। अब हम इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+S। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने में इसका नाम रख देते हैं HTML list
.html HTML लिस्ट .html से हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा फाइल बन गया। अब आपको स्ट्रक्चर चाहिए HTML का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कर लगाना है और इंटर मार देना है, तो आपको ये स्ट्रक्चर HTML का बन के आ जाएगा। अब हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं अनऑर्डर लिस्ट हमारा कैसे बनता है। उसके लिए सिंपली आपको लिखना है UL और इसके बाद इंटर मारना है, तो आपका UL बन के आ गया। तो UL से आपको पता है क्या बनता है, अनऑर्डर लिस्ट बनता है। अब हमको इसके अंदर लिस्ट आइटम रखने हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे li टैग का। तो हम लोग लिखेंगे li और इंटर मारेंगे, तो ये हमारा एक li बन गया। अब इसके अंदर हम एक आइटम लिख लेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, वही ले लेते हैं, मैंगो हम लोग इसमें लिख लेते हैं। दूसरा लिस्ट आइटम हम लोग ले लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिख लेंगे क्या, ऑरेंज। तो उसके लिए लिखते हैं li, फिर इंटर मारेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम लोग ऑरेंज। क्लियर है, ये दो ले लिया। एक और हम लोग ले लेते हैं, li लिखेंगे सिंपली, उसके अंदर हम लोग लिख लेंगे एप्पल और सिंपली इसको क्या कर देंगे, कंट्रोल S से सेव कर लेंगे। अब हम जब उसको ओपन करके आपको दिखाएंगे तो ये आपको लिस्ट के हिसाब से ओपन होके दिखेगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट प्रिंट होके आया है, जिसमें आप देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट किस तरह से होता है, आपका बुलेट आता है, वो बुलेट के हिसाब से आपको आउटपुट दिख रहा है। अब हमको लिस्ट स्टाइल टाइप आपको बताते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होता है हमारा। लिस्ट स्टाइल टाइप के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, UL के अंदर जाएंगे, उसमें लिखेंगे स्टाइल, सिंपली स्टाइल लिख के इंटर मारेंगे और आपको यहाँ पे लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको इंटर मारना है और आप पहला वाला लिख लीजिए। मान लीजिए हमने सर्कल ले लेते हैं, सिंपली पहला वाला सर्कल लेके इंटर मारते हैं और सेव करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ आप देख सकते हैं, पेज को हम रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए सर्कल के हिसाब से आपका लिस्ट बन के आ गया। आप इसी तरह से स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते हैं, नन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सब आपको नहीं बताऊंगा, एक और आपको नन बता देता हूँ कि नन हमारा कैसे काम करता है। सिंपली सर्किल की जगह आप क्या कर दीजिए, यहाँ नन लिख दीजिए और सेव कर दीजिए, NONE, ठीक है, सॉरी NONE। अब सेव करेंगे और जाके ब्राउज़र पे देखते हैं इसका आउटपुट, रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए इसमें कोई भी लिस्ट का स्टाइल नहीं आ रहा है। तो ये होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। चलिए आप जानते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर लिस्ट हमारा होता क्या है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो हमारे एक ऑर्डर में हो वैसे लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है या तो वो 1 2 3 करके लिखा होगा या ABCD करके लिखा होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट हमारा स्टार्ट होता है OL टैग से, O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट। और आपको पता ही है लिस्ट आइटम के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, LI टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा एन अनऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल। अब आपका ऑर्डर लिस्ट जो होगा हमारा वो तो आपका न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब 1 2 से भी स्टार्ट होता है, रोमन नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेटिकली ABCD से भी वो स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट हमारा ये होता है नंबर। अगर हम कोई टाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट आपको वो कैसे प्रिंट करके देगा, नंबर के ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। एग्जाम्पल देखें हम, यहाँ मैंने बॉडी के अंदर लिखा है OL और यहाँ OL को मैंने किया है क्लोज। उसके अंदर मैंने 3 लिस्ट लिए हैं। लिस्ट आइटम में मैंने पहले लिखा है पोटैटो, दूसरे वाले में मैंने लिखा है ओनियन और तीसरे वाले में मैंने लिखा है टोमेटो। अब हम जब इसको सेव करके रन करेंगे तो आपको ये देखिए इस टाइप से आउटपुट आपके सामने प्रिंट होके आएगा। पहले नंबर पे आपको पोटैटो, दूसरे नंबर पे आपको ओनियन और तीसरे नंबर पे टोमेटो। आप जितना भी लिस्ट आइटम लेंगे वो अपने आप डिफ़ॉल्ट नंबरिंग लिख लेगा, आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कि इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज़ इसके भी हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर के लिए हम क्या कर रहे थे, लिस्ट स्टाइल टाइप लिख के लिख रहे थे, लेकिन इसके लिए सीधा हमको सिर्फ टाइप लिखना है, तो हम आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें पहला टाइप है हमारा अपर केस। जब हम अपर केस का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारा लिस्ट आइटम बन के आएगा वो हमारा अपर अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में आएगा, मतलब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस टाइप से हमारा लिस्ट बन के आएगा। लोअर केस में क्या होगा, हमारा स्मॉल ABCD में वो लिस्ट बन के आएगा, इस तरह से आपका लिस्ट बन के आएगा। उसी तरह से हमारा होता है अपर रोमन नंबर, जिसमें हमको रोमन नंबर से बन के आएगा, लेकिन वो रोमन नंबर हमारा कौन सा होगा, अपर रोमन नंबर होगा, इस टाइप का। क्लियर है।
और हमारा आखिरी टाइप होता है लोअर केस, जिसमें हमारा लोअर रोमन नंबर में लिख के हमारा लिस्ट बन के आएगा। अभी हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें OL और इससे मैंने टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया और वहाँ लिख दिया मैंने A, तो अब जो हमारा लिस्ट आइटम बन के आएगा वो इस फॉर्मेट में बन के आएगा। आप देख सकते हैं ये इस फॉर्मेट में बन के आएगा। कैपिटल हमने यहाँ यूज़ किया है, तो यहाँ कैपिटल A में पोटैटो है, कैपिटल B में ओनियन है, कैपिटल C में हमारा टोमेटो है। तो इस टाइप से हमारे आउटपुट बन के आएंगे। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, OL टैग का इस्तेमाल करना है। OL लिख के इंटर मारेंगे, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट बन गया। अब इसके अंदर आपको मालूम ही है लिस्ट आइटम कैसे लेते हैं। खटाखट हम 3 लिस्ट आइटम ले लेते हैं। पहले वाले में हम पोटैटो डाल लेते हैं, दूसरे वाले में हम क्या डाल लेते हैं, इंटर मार के दूसरे वाले में हम ओनियन ले लेते हैं, तीसरे वाले में हम लोग टोमेटो ले लेते हैं। एक तीसरा लिस्ट भी लेते हैं, LI लिखेंगे सिंपली, सॉरी LI के आगे एक एरो मेरा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी थोड़ी गलती सबसे होती है। LI के अंदर हम लोग लिख लेंगे टोमेटो। पोटैटो का स्पेलिंग हम ठीक करेंगे, वहाँ 0 लग गया है। अब हम इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रन करेंगे तो हमारा ऑर्डर लिस्ट का आउटपुट आपको दिखेगा। सिंपली यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट मैंने बताया था कि 1 2 3 होके आता है, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 होके हमारा ऑर्डर लिस्ट बन के आ रहा है। अब हम आपको टाइप बताते हैं, 1-2 टाइप बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम कम होता है हमारा। OL में हम सिंपली लिखेंगे, स्पेस देके टाइप लिखेंगे, स्पेस देके टाइप लिखेंगे और इंटर मारेंगे। अब यहाँ से हम अपने हिसाब से कैपिटल A ले लेते हैं और इंटर मारते हैं और सेव करके ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट कैपिटल ABCD में आ रहा है। हम इसी तरह से वहाँ अगर स्मॉल ABCD ले लें तो वो हमारा लोअर केस में आएगा। चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्मॉल a और सेव करेंगे Ctrl+S से और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं स्मॉल ABCD में हो रहा है। बाकी जो एग्जांपल्स हैं आप नोट्स से देख के खुद से करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता क्या है। आपको इस वर्ड से समझ में आ जाएगा कि किसी वर्ड को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, उसका डेफिनेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। तो हमारा ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता क्या है। कोई भी लिस्ट आइटम जब आप इस्तेमाल कीजिएगा उसके नीचे कुछ उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको 3 टैग मिलेगा बेसिकली। एक होगा हमारा DL टैग जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करेगा, दूसरा होगा हमारा DT जो हमारे डिफाइन करेगा उस टर्म को जिस टर्म का हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और तीसरा टैग होता है हमारा DD टैग जो डिस्क्राइब करेगा उस टर्म को। क्लियर है, जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए DD टैग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैंने DL लिखा, DL हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन जाएगा, यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। उसके अंदर मैंने एक DT लिखा और DT में मैंने क्या लिख लिया, पहला टर्म ले लिया मिल्क, उसके अंदर मैंने DD लिख दिया वाइट इन कलर, दूध हमारा उजले कलर का होता है। तो अब आउटपुट आपका इसका कैसा प्रिंट होके आएगा, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं ये प्रिंट होके आ रहा है। क्लियर है, मिल्क लिखाएगा टर्म और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखाएगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग जान रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो पहला टैग होता है वो हमारा आता है DL टैग होता है, ठीक है, जिससे हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनता है। इंटर मारेंगे, DL हम ले लिया। अब दूसरा होता है हमारा DT जिससे हम डेफिनेशन टर्म बनाएंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे DT और इंटर मारेंगे। डेफिनेशन टर्म हमने ले लिया, अब इसके अंदर टर्म लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल हमने जैसे आपको बताया था मिल्क लिख लेते हैं, सिंपली मिल्क ले लिया। उसके नीचे आके हम लोग इंटर मार के अब हमको इसका डेफिनेशन देना है तो उसके लिए जो हमारा होता है वो होता है DD। तो हम DD टैग का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे कुछ लाइन जैसे वाइट इन कलर, मिल्क हमारा वाइट इन कलर में होता है सिंपली, और हम इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और आपको ब्राउज़र पे ले जाके दिखाएंगे आउटपुट इसका। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस हिसाब से बन रहा है। मिल्क उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बन के आ रहा है सिंपली। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।